नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी को इस केस में भी कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ फर्जी मुकदमे ठोकना बीजेपी का काम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राजस्थान में बीजेपी ने लगाए पोस्टर, 19,000 से अधिक किसानों की जमीन की नीलाम की गई। वहीं पर जिस किसान का फोटो यूज किया उसने बीजेपी के ऊपर ही मानहानि का केस करने का दावा ठोक दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो, पूरी तरीके से फेल हो गई है योगी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। बोले सिर्फ विपक्ष के घर पर ही क्यों जाती हैं ईडी और सीबीआई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इलेक्शन कमीशन से अंदर की खबर। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में और राजस्थान मध्य प्रदेश में 1 चरण में हो सकते हैं चुनाव। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में क्यों करा रही है बीजेपी, बताएंगे, इस पर भी बात खड़ी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हम कराएंगे यहाँ पर भी जातिगत जनगणना, बीजेपी भागती है जातिगत जनगणना से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष हुआ एक बीजेपी के ऊपर हुआ हमलावर। बोले बीजेपी के लोग दूध के धुले हुए जो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई नहीं जाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राजस्थान में अशोक गहलोत ने कर दिया बीजेपी के साथ खेल। बोले जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले कराऊंगा जातिगत जनगणना। आपको बता दें ये मुद्दा दोस्तों अब इतना बढ़ गया है कि हर राज्य में जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। इसके बारे में भी बताएंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले जातिगत जनगणना को लेकर फंस गई बीजेपी। आपको बता दें राहुल गांधी का ऐलान। बोले जहां जहां जातिगत जनगणना नहीं हुई हम कराएंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने वादा कर दिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही हमेशा से ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। आपको बताते चले अब बिहार की जातिगत जनगणना हुई है तब से बीजेपी काफी परेशान है। वो नहीं चाहती थी कि दोस्तों ये जो हुआ है जातिगत जनगणना ये हो, क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है हिंदुत्व। वो हिंदुत्व में सारे समाज को ले आती है, जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं अलग अलग कास्ट के, उन सभी को वो एक ही उसमें तोलती है। सिर्फ हिंदू शब्द का यूज कर देती है तो लोग हमें सब वोट दे देंगे। लेकिन जब दोस्तों ये कास्ट रिलीजन्स हो रहा है इसको लेकर बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन बिहार में क्योंकि सबसे पहले ये हो गया तो अब प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं इधर उधर की बातें कर कर। प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम छत्तीसगढ़ में जो है वो जातिगत जनगणना कराएंगे। उधर आपको बता दें राजस्थान के लिए भी अशोक गहलोत ने सेम बात कही है। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस दिन से जातिगत जनगणना हुई है बिहार में उस दिन से ही बीजेपी डर रही है। यही नहीं दोस्तों ये मुद्दा काफी लंबा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के नेता जो बिहार में हुई है, और उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इससे भाग क्यों रहे हैं, जातिगत जनगणना होना चाहिए। आपको बताते चले 2021 का बताया जाता है डाटा अब तक रिलीज नहीं किया गया है। जो सर्वे किया जाता है उसका डाटा भी रिलीज नहीं किया गया। अब ये साफ हो चुका है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मचा घमासान। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल बोले बीजेपी इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है, इस देश की सबसे लुटेरी पार्टी बता दिया बीजेपी को। आपको बता दें केजरीवाल का कहना है कि हमारे अच्छे कामों को रोकने के लिए बीजेपी ने ये किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम ईमानदार नेताओं को एक एक कर जेल में डालने का काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि जो भी सच के लिए खड़ा होता है या फिर जनता के लिए काम करता है तो बीजेपी उसको जेल में डालने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है, वो ना खुद अच्छे से काम करते हैं ना दूसरों को करने देना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बहुत विकास किया है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों आप अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में वहाँ के स्कूल्स वगैरह तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। ऐसे में सरकार को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उससे ज्यादा बर्दाश्त ये नहीं था कि संजय सिंह बीजेपी के ऊपर दोस्तों बहुत हाइपर रहते थे। हाइपर मतलब उन्हें बहुत सही तरीके से मुद्दे उठाना दोस्तों, और वो गुस्से में ये मुद्दे उठाते थे। संजय सिंह का हाइपर पन देखकर बीजेपी को ये चीज तो सामने आ गई थी कि भैया संजय सिंह इनके एक मजबूत नेता है। पहले इन्होंने क्योंकि सिसोदिया जो है मनीष सिसोदिया वो भी आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज नेता थे, पहले उनको अंदर भेजा गया। अब संजय सिंह का नंबर आ गया, अगला नंबर मुझे लगता है राघव चड्ढा या आतिशी का आएगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आप एक पार्टी के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहा हो और एक एक कर उन्हें अंडा डलवा रहा हो, तो ऐसे तो लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म होना ही है। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी को लग रहा है डर, उसको लग रहा है कि 2024 से पहले सत्ता को बचा लेना होगा ताकि जब लोकसभा चुनाव आए तो कुछ गुगली फेंकी जा सके। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 10 साल हो चुके हैं, अब की बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, किसी हाल में नहीं बनेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल के लिए प्रधानमंत्री को चुना 2014 में, 2019 में फिर दोबारा जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री ने दाव खेल दिया, चीजों के दाम कम कर दिए थोड़े वक्त के लिए, 8-10 दिन के लिए जब तक चुनाव चलते हैं, और ये वादा कर लिया कि अब तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा, टैक्स कम वसूलूंगा लोगों से। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं पीएम नरेंद्र मोदी अपने असली रूप में आ जाते हैं। और अब जनता समझ चुकी है कि इनका सिर्फ एक ही गेम है, लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा दो और गरीबी महंगाई बेरोजगारी बढ़ाते चलो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले बाबा की सरकार ये है जहां पर अपराधों का ढेर लगा पड़ा है। आपको बता दें दोस्तों देवरिया कांड के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार घिर गई है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या करने के बाद, नरसंहार करने के बाद आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए, जिसको लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत के तो क्या कहने, यहाँ पर कोई भी आता है और किसी को भी गोली मारकर चला जाता है पुलिस कस्टडी में किसी की भी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि अदालतों में घुसकर लोग गोलियां फायर करके चले जाते हैं। लोग जो है बम बंदूक इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल योगी बाबा कहते हैं कि यहाँ का कानून 0 टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस का मतलब भी पता है क्या बीजेपी को? दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले 0 टॉलरेंस का मतलब तो ये होता है कि आपके यहाँ पर कानून की जो पकड़ है वो एकदम मजबूत है और आपके यहाँ पर क्राइम बिल्कुल ना के बराबर है, उसे कहते हैं हम 0 टॉलरेंस। लेकिन दोस्तों आप समझिए उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था का तो कुछ पता ही नहीं है। वहां के पुलिस वालों ने 10 साल की बच्ची को भी आरोपी बना डाला। अब आप समझिए कि एक 10 साल की बच्ची को कोई आरोपी बनाएगा तो फिर उसकी सोच क्या होगी। वहां की पुलिस के कारनामे तो आए दिन सुनने को मिलते ही रहते। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल यहाँ की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है बीजेपी से। यहाँ पर सांड से लेकर इंसान तक सब छुट्टे हैं, जिसका जो मन कर रहा है उत्तर प्रदेश में वो कर रहा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले एक अलग ही चीज हुआ करता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि क्राइम का अड्डा बन चुका है बीजेपी के आने के बाद। क्योंकि बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे बीजेपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले फिलहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के पास ही ईडी सीबीआई जाती है, बीजेपी के कई और नेता हैं, उनके घर पर कभी सीबीआई और ईडी क्यों नहीं जाती। आपको बता दें ओवैसी ने भी अब सरकार पर सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गलत है, डेमोक्रेसी को बीजेपी बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को बीजेपी नहीं मानती, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट क्यों करती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तैर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके घर पर दोस्तों न कभी सीबीआई भेजती है न ईडी भेजती है। सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी को सिर्फ एक काम करना होता है दोस्तों, वो होता है विपक्ष को टारगेट करना। इसीलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठाए ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल संसद में गालियां दी जाती हैं, खुलेआम खुले तौर पर जो है यहाँ पर मुस्लिमों के ऊपर अपशब्दों का यूज किया जाता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेते स्पीकर। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, एक तरफ जो है जो दानिश अली के साथ हुआ था उसके बाद से आप समझिए इस मुद्दे को तो दबा ही दिया गया। अब नया मुद्दा संजय सिंह का है। बीजेपी एक के बाद एक नए मुद्दे लाती रहती है ताकि पुराने मुद्दे लोग भूलते जाएं और नए मुद्दे पर फोकस करें। अब जाहिर सी बात है जनता उस चीज को याद थोड़ी रखी कि बीजेपी के नेता रमेश बिगुड़ी ने दानिश अली को भरे संसद में अजीब और गरीब बातें बोली जिसका कोई मतलब था नहीं, वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब था, लेकिन उसके बाद भी बोली। अब सवाल ये है कि अब नया मामला संजय सिंह का आया है, इसके बाद अब आप देखना कुछ ये मामले को दबाने के लिए बीजेपी एक और मामला निकाल लेगी ताकि सब लोग संजय सिंह की गिरफ्तारी को भूल जाएं और किसी और चीज में लग जाएं। यही बीजेपी की राजनीति है, अगर आप नहीं समझे तो आप समझ लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शरद पवार ने सीधे बोला अजीत पवार पर हमला, बोले झूठे दस्तावेज पेश किए गए हैं जो है यहाँ पर। दरअसल आपको बताते चले जो अजीत पवार के भतीजे हैं, शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं कि हमारी ये जो पार्टी है ये हमारी पार्टी है, इसका नाम हमारा है एनसीपी। आपको बताते चले दोस्तों एनसीपी के नाम को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जहां पर एक तरफ तो शरद पवार का, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी उनकी है तो नाम भी उनका ही हुआ, लेकिन बीजेपी ने जो उद्धव ठाकरे के साथ किया नाम और सिंबल छीनकर, वही अब वो शरद पवार के साथ भी करना चाहते हैं। और हंसी इस बात की आती है कि दोस्तों आप समझिए इलेक्शन कमीशन ने क्या आदेश दे दिया था कि शिवसेना का जो सिंबल है और नाम है उस पे एकनाथ शिंदे का हक है। समझिए सरकार किसी और की सरकार शुरू की थी बाला साहब ठाकरे ने, जो कि उद्धव ठाकरे के पापा हैं। ऐसे में दोस्तों पार्टी का नाम किसका हुआ, उद्धव ठाकरे का हुआ ना, शिवसेना। लेकिन ये नाम छीनकर जो यहाँ पर बकायदा बीजेपी में जो चलेगा एकनाथ शिंदे उनको दे दिया गया और ये कहा गया कि असली शिवसेना तो यही है। मतलब चुनाव आयोग भी बीजेपी का बकायदा पूरा साथ देता है। और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल इसलिए उठते हैं कि अब ये जो अजीत पवार वाला मामला हुआ है इसमें भी डर ये है कि कहीं ये ना कह दिया जाए कि भैया एनसीपी जो नाम है वो असली अजीत पवार का ही है, अजीत पवार ही असली। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों पार्टी तो शरद पवार की है, नाम भी शरद पवार का है, लेकिन चुनाव आयोग को कोई भरोसा नहीं, कल को चुनाव आयोग बोल दे कि एनसीपी जो पार्टी का जो नाम है दोस्तों वो एकनाथ शिंदे, वो जो है यहाँ पर एनसीपी नेता शरद पवार नहीं बल्कि अजीत पवार का है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी के कहने पर कैसे चुनाव आयोग काम करता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले इस बार जो है दोस्तों बीजेपी के हाथ में एक भी राज्य नहीं आता वो दिखाई दे रहा। राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन आपको बताते चले जब से वसुंधरा राजे ने बागी सुर करे हैं तब से बीजेपी का गेम बिगड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत फिर से एक बार बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। दरअसल इस बार 4 राज्यों के चुनाव में हो सकता है बीजेपी के हाथ दोस्तों कुछ न लगे, बीजेपी के हाथ खाली रह जाएं, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि राजस्थान और
तेलंगाना, इसमें जो है यहाँ पर टक्कर है कांग्रेस की, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो क्लियर कांग्रेस जीत रही है। ये दो राज्य कांग्रेस के कब्जे में आ रहा है। और तीसरा राजस्थान, मुझे पक्का यकीन है कि अशोक गहलोत ही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, राजस्थान के लिए अच्छा काम किया है। और सीधी सी बात यह है कि भैया जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर काम तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, ऊपर से हिंदू मुसलमान होता है। और इस चीज को लेकर हमेशा ही विपक्ष ये इल्जाम लगाता भी रहा है कि बीजेपी की राजनीति जो है वो हिंदुत्व पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ये मामला आखिरकार कितना आगे तक जाने वाला है, क्योंकि इन 5 राज्यों में, इन 4 राज्यों में अगर बीजेपी दोस्तों एक भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाती है तो यकीन मानिए ये बीजेपी के 2024 के हार का सबसे बड़ा सबूत होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों हराने के लिए इस बार कांग्रेस ने जो अपना मेगा प्लान बनाया है उसमें बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो। क्योंकि तेलंगाना में बायपोल ओपिनियन के जो ओपिनियन पोल का एक बायपोल का वो आया था ओपिनियन पोल, उसमें बताया गया था लोक पोल में कि कांग्रेस की ही सरकार तेलंगाना में भी बन सकती है और बीजेपी चौथे नंबर पे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी ने लगवाया अशोक गहलोत के जगह जगह पोस्टर वॉर में खुद ही फंसी बीजेपी। अशोक गहलोत बोले बीजेपी का झूठ जनता के सामने है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को झूठ कैसे फैलाना है और क्या करना है बीजेपी अच्छे से जानती है। बीजेपी ने एक किसान का फोटो यूज किया है दोस्तों, और उस किसान के पोस्टर पर लिख दिया गया कि राजस्थान सरकार ने 19,000 किसानों से ज्यादा की जमीनों को नीलाम कर दिया, ये सब कुछ नहीं चलेगा, राजस्थान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे पोस्टर लगाए गए, जगह जगह राजस्थान में पोस्टर लगाए गए, जिसको लेकर आपको बताते चले अब बीजेपी की पोल उसी किसान ने खोल दी है जिस किसान का पोस्टर यूज किया बीजेपी ने। उस किसान ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस किसान ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूं, मेरे पास 200 बीघा जमीन है। किसान ने बताया कि ये पोस्टर बीजेपी ने झूठे लगाए हैं मेरे, मैं इनके ऊपर मानहानि का केस करूंगा। आपको बताते चले दरअसल बीजेपी ने जिस किसान को गरीब बताया और ये कह दिया कि इसकी जमीन भी बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, उस किसान ने ही दोस्तों पोल खोल दी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरा पोस्टर जो है गलत तरीके से यूज किया गया है और मैं इनके ऊपर मानहानि का केस करूंगा। आपको बताते चले दरअसल बीजेपी दोस्तों जिस तरीके से षड्यंत्र रचती है, उस षड्यंत्र में एक उसका ये भी गेम था कि वो किसी तरीके से ये साबित कर दे कि देखो भैया यहाँ के राजस्थान की जो सरकार है वो तो लोगों की जमीनें छीन छीन कर बेच रही है, और 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम करना की छोटी बात तो है नहीं दोस्तों। लेकिन बीजेपी की इस चाल को अच्छे से अशोक गहलोत ने भाप लिया और उसके बाद बीजेपी की पोल खोल डाली। जिस किसान ने ये सब कुछ लिखा था उस किसान ने ही बीजेपी को झूठा करार दे दिया और कहा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। बोले राहुल गांधी को रावण बताने से पहले बीजेपी ये सोच ले कि सबसे बड़ा रावण तो बीजेपी में ही है और वो ही उनके अंदर भी रावण है। आपको बताते चले दरअसल जब से बीजेपी ने राहुल गांधी के एक पोस्टर पर रावण लिखकर वायरल किया है तब से घमासान मचा हुआ है। प्रियंका गांधी से लेकर तो विपक्ष के नेता बीजेपी को कोस रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दूं दरअसल राहुल गांधी का एक पोस्टर यूज किया गया जिसमें राहुल गांधी के 7 मुंडे लगा दिए गए और उन्हें रावण बताया गया। लेकिन दोस्तों आप समझिए यहाँ पर ये पोस्टर इतने ज्यादा विवादित था कि इस पोस्टर को लेकर बवाल मच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल पार्टियां दोस्तों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से बाजी नहीं आती हैं, सारी हदें तक पार हो जाती हैं। और बीजेपी के आईटी सेल के तो क्या कहने, बीजेपी की आईटी सेल तो ऐसे से झूठ फैलाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो करती है वो चीजें। अब राहुल गांधी के इस पोस्टर पर वार छिड़ी हुई है, क्योंकि आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि जो लोग राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं पहले वो अपने गिरबान में झांके कि वो कितने बड़े रावण हैं। सबसे ज्यादा रावण तो बीजेपी में ही है, उन्होंने कहा। यही नहीं, आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी से डरी हुई है और कुछ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के मजबूत नेता बनते जा रहे हैं और लोगों ने उनको दोस्तों सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। यही कारण है जो राहुल गांधी ने अपनी न सिर्फ छवि बदल दी बल्कि राहुल गांधी की बदली हुई छवि से प्रधानमंत्री को इतना दुख हुआ
कि अब प्रधानमंत्री ऐसी चीजें भी करा देते हैं। और ये सवाल उठता है बीजेपी पर कि भैया एक इंसान को आप रावण बता रहा हो, लेकिन बीजेपी ये करेगी तो कांग्रेस कहाँ रुकने वाली। कांग्रेस ने भी बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया दोस्तों। और आने वाले समय में एक चीज तो साफ है कि देश की जनता जब बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी, तब बीजेपी को लोकतंत्र भी याद आएगा, कानून व्यवस्था भी याद आएगी। अभी बीजेपी कुछ याद नहीं आ रहा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपके